हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। मैं दिमागी नक्सल हूं, इसको कैसे बताएंगे हमारे दर्शकों को दीपक सर? और क्या प्रधानमंत्री ने किसी पार्टी या किसी नेता को दिमागी नक्सली कहा? ये वो लोग हैं जो मुखालफत करते हैं भारत की तरक्की की, कि उनके रहनुमा, इनके जो मालिक हैं विदेशों में, वो नहीं चाहते। ये जो मानसिक नक्सल है, ये ज्यादा खतरनाक है। ये वो लोग हैं, क्योंकि आप इलेक्शन के जरिए इस सरकार को नहीं हिला सकते, तो आप फिर सड़कों पे उतरेंगे। और ये जो मकौड़ा मूवमेंट थी, इसमें ढेर सारे मानसिक नक्सल थे। ये नक्सल शब्द का असर, ओरिजिन जो है आपकी उम्र से कहीं ज्यादा है। ये नक्सलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में 1967 में हुआ था। जब मैं प्रेसिडेंट बना यूनियन का, तो मैंने कहा, देखिए, आप मेरे कॉलेज की दीवारों पे लिखते हैं लाल सलाम, चेयरमैन माओ हमारा चेयरमैन। मेरा चेयरमैन नहीं, आपके बाप का होगा, मेरा नहीं। रात को कोई 8-10 आए हॉकी स्टिक्स के साथ, मुझे बहुत मारा सर। पुलिस इनके पीछे पड़ी सर, फिर ये भाग गए कॉलेज छोड़ के, अंडरग्राउंड चले, पढ़ाई छोड़ के। फिर क्या हुआ सर, बिहार गए। बिहार में जब गए, बिहार के लोगों ने ठोका इनको, मारा, ये क्या करने आ रहे हो यहाँ पे, और सारा जुनून निकल गया। उसी समय पश्चिम बंगाल में सिद्धार्थ शंकर एक चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, मारो इनको। इन्होंने कहा कि हम भारत सरकार को गिरा देंगे। 2000 की बात कर रहा हूँ, 26 साल। यहां तक कि आपके उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, नाम नहीं देता उसको, कौन सी बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा खतरा भारत के लिए नक्सल है। फिर ये सरकार आई और फिर इन्होंने ठोकना शुरू किया। सवाल यह है कि आपको यह बताया जाता है कि देखो तुम्हारी जमीन ले लेंगे, तुम जमीन रख के तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव हो रहा है? 190 थी भारत की पर कैपिटा इनकम 1947 में, जब हमें सो कॉल्ड आजादी मिली थी। आज 2.25 लाख है। 4 लोगों के परिवार की इनकम औसत के तौर पे 10 लाख रुपया है सालाना, आराम से जीते। अब इसका जब कोई कुछ नहीं कर सकते, तो अडानी को गाली दो, इसको दो, पीएम को गाली दो। क्यों भाई, क्यों? आप अगर नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हो ना हो, लेकिन जो उस आदमी ने कहा है वो उसने डिलीवर किया है कि नहीं किया है, वो आप देख लो। ये आदमी जो कहता है वो करता है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश दलित। आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएनपी इंडिया और हमारे साथ हैं भारत के बेटे दीपक वोरा सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत माता की जय, जय हिंद। बेटा, मुझे एक चीज कहना चाह रहा हूं, भारत का बेटा कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक जोड़ दीजिए, भारत का एक नॉट फॉर प्रॉफिट साधारण बेटा जो बिक नहीं सकता किसी कीमत। दीपक सर, जो पिछली बातचीत हम लोगों ने की है, ये उसी का एक्सटेंशन है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं ये दिमागी नक्सल कौन है, ये दिमागी नक्सल कौन होते हैं। दर्शकों, मुझे लगता है जो हमारे दर्शक हैं, जो दीपक सर को जानते हैं, जो डीएनपी इंडिया को जानते हैं, उनको ये समझ है कि दिमागी नक्सल कौन है। हर वो व्यक्ति जो कहता है कि वंदे मातरम क्यों गाऊं, वंदे मातरम गाने के लिए आप मुझे जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं, ये कश्मीर भारत का हिस्सा होगा कि नहीं होगा, जिसने कहा कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, जिसने कहा कि बुरहान वानी क्रांतिकारी है, जिसने कहा कि कसाब जो है आरएसएस का था, जो कहता है कि पाकिस्तान से मीठी मीठी बातें करो, प्यारी प्यारी बातें करो, जो कहता है कि कबूतर उड़ाइए पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में भी बड़े अच्छे लोग हैं दीपक सर। कुछ लोग ऐसा कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं व्याख्या, तेने कुछ व्याख्या ही नहीं। वो लोग दिमागी नक्सली हैं। दिमागी नक्सली वो हैं जो भारत की हर उस आर्थिक प्रगति को नकारते हैं, धिक्कारते हैं कि नहीं, आपके देश में सब कुछ बेकार है, सब कुछ बर्बाद है। इस देश में वो सवाल करते हैं, आर वी रियली इंडिपेंडेंट? क्या हम सच में आजाद हैं? जो कहते हैं कि हमको चाहिए आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, ये मेंटेलिटी है दिमागी नक्सल की। और ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने मधुमक्खी के छत्ते में केरोसिन तेल या पेट्रोल छिड़क दिया हो। लोग ये लिखने लगे हैं, ये तो बड़ी गजब की बात है दीपक सर, एक और, कि कहीं किसी दिन मोदी विरोध में जाते जाते कुछ लोग ऐसे न लिख देंगे, ठीक है हम हैं पाकिस्तानी, हम हैं पाकिस्तानी, हम हैं जिन्ना के देश वाले या जिन्ना को मानने वाले। लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया है। अब बताइए,
पी चिदम्बरम साहब, फॉर्मर इकोनॉमिक मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर, कांग्रेस के इतने सीनियर लीडर लिख रहे हैं कि मैं दिमागी नक्सल हूं। इसको कैसे बताएंगे हमारे दर्शकों को दीपक सर? और क्या प्रधानमंत्री ने किसी पार्टी या किसी नेता को दिमागी नक्सली कहा कि लोग बिलबिला रहे हैं? अरे चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है भाई साहब, किसी का नाम लिया नहीं, जो है वो समझें। जरा ये देश को बताइए, दिमागी नक्सली कैसे इस देश को बर्बाद कर सकता है? और क्या वाकई में इस देश में कुछ भी अच्छा बताने लायक नहीं है जो इंडिया की स्टोरी हम बता सके? सब कुछ खराब, सब कुछ बर्बाद। जो कॉकरोच बताएंगे वो सही। और कॉमनवेल्थ में जो देश के लिए मेडल जीत रहे थे, जनगण मन पर सीना चौड़ा कर रहे थे देश का, वो सब कौन सा जेनजी है भाई? दीपक सर, ओवर टू यू प्लीज। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। जब आपके साथ होता हूं मैं बहुत कुछ सीखता हूं। अभी हम जो बात कर रहे हैं, शुरुआत करते हैं जो मानसिक नक्सल है। कल जो हमने बात की थी, थोड़ा सा दोबारा दोहरा देता हूं अगर कुछ लोगों ने नहीं देखा है। ये नक्सल शब्द का असर ओरिजिन जो है आपकी उम्र से कहीं ज्यादा है। ये नक्सलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में 1967 में हुआ था, और वही साल था जब मैं कॉलेज में गया था, सेंट स्टीवेंस कॉलेज। 67 देश की राजधानी, वो भी नक्सलों का बहुत बन गया था। पूरी कहानी सुन लीजिएगा आप सब। तो क्या था कि उसकी शुरुआत जब हुई थी 18 मई को, और उस दिन क्या हुआ था कि इन लोगों ने कुछ लैंडलॉर्ड्स को बड़ी बुरी तरह से मारा था, और फिर बोले कि अब तो हम जो है चेयरमैन माओ का रास्ता अपनाएंगे, चेयरमैन माओ हमारा चेयरमैन है, लाल सलाम, ये वो बड़ी बकवास करते थे। और सर ये बड़े पढ़े लिखे लड़के थे, ये नहीं है कि ये बेवकूफ, औरतें भी थी, पर इनको लगता था कि भारत जिस राह पर, मैं 67 की बात कर रहा हूँ सर, याद रखिए कि 65 में जंग हुआ था, और 66, 67 में हमारे पास अनाज नहीं था सर, अकाल था देश में। हमारी प्रधानमंत्री अमेरिका गई थी अनाज मांगने, और अमेरिकी कहते हैं भीख मांगने आई है। वापस आके वो बोली मेरा अपमान किया गया है। सर मेरा अपमान किया गया है, फिर नहीं होगा ऐसा करना। और फिर हरी क्रांति आई, आप सब जानते हैं। इन लोगों ने क्या देखा सर, ये जो मेरे कॉलेज में 25-30 थे और जो नक्सलबाड़ी में शुरू हुआ, कि उनका विचार था कि किसानों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ये जमींदार जो है लैंडलॉर्ड्स, ये उनका खून चूसते हैं, मार डालो लैंडलॉर्ड्स को। वही जो चेयरमैन माओ ने जब अपनी क्रांति की थी, वही बकवास जो उसने की थी, अपने देश को कमजोर कर दिया था, वही ये लोग का, ये बैकग्राउंड है इसका। वही होता था। ये भी तो बता दीजिए कि चेयरमैन माओ ने, चेयरमैन लेनिन ने, चेयरमैन स्टालिन ने कितने करोड़ों लोगों या लाखों लोगों को निपटाया? बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। फिर क्या होता है कि 67 में मई में ये शुरुआत होती है, और उसमें एक कानू सान्याल था, इनका लीडर होता था, एक कोई और था, तो सब मर गए। अब क्या होता है सर कि उस समय कॉलेज में, मेरे कॉलेज में बड़ा एलीट कॉलेज माना जाता है दिल्ली का, तो उस समय ये लोग शुरू कर रहे थे कि भाई हमको ये करना है, वो करना है, और हमें आर्म्ड स्ट्रगल चाहिए, ऐसे कुछ नहीं होगा। मेरे कॉलेज में भी ये थे सर, 10-12, शायद 20 होंगे। मैं हॉस्टल में था, 1970 की बात कर रहा हूँ। ये शुरू हो गए थे हल्के हल्के बढ़ते गए, बड़े डेडिकेटेड कमिटेड लोग थे। इन्होंने शुरू किया। जब मैं प्रेसिडेंट बना यूनियन का, तो मैंने कहा देखिए, आप मेरे कॉलेज की दीवारों पे लिखते हैं लाल सलाम, चेयरमैन माओ हमारा चेयरमैन, मेरा चेयरमैन नहीं, आपके बाप का होगा, मेरा नहीं। और हमने ये भी सुना है कि आप कॉलेज की लाइब्रेरी को आग लगाना चाहते हैं, और जो चैपल है, तो क्रिश्चियन कॉलेज है, वहां पे एक चर्च, छोटा सा चर्च था, उसको आप उड़ा देना चाहते हैं। क्यों भाई, हम तो सेक्युलर हैं। ललित सर, मैं हॉस्टल में था, रात को कोई 8-10 आए हॉकी स्टिक्स के साथ, मुझे बहुत मारा सर। मैं अक्सर इसकी बात नहीं करता, बट जो लोग आप पे पूरा भरोसा है, बहुत से लोग आपका प्रोग्राम बहुत बुरी तरह से मारा सर। हमारे प्रिंसिपल थे पीसी सरकार साहब, वो फिर मुझे ले गए हॉस्पिटल, डॉक्टर सेंस नर्स, कुछ दिन हॉस्पिटल में रहा, बहुत मारा था। फिर क्या हुआ सर, जब पुलिस इनके पीछे पड़ गई, ये हमारे कॉलेज के थे,
कॉलेज का जो चौकीदार था उसने आइडेंटिफाई किया, पुलिस इनके पीछे पड़ी सर, फिर ये भाग गए कॉलेज छोड़ के, अंडरग्राउंड चले, पढ़ाई छोड़ के। और फिर क्या हुआ सर, बिहार गए, सुनते जाइए पूरी बात। बिहार में जब गए, बिहार के लोगों ने ठोका इनको, मारा, ये क्या करने आ रहे हो यहाँ पे, और सारा जुनून निकल गया। उसी समय पश्चिम बंगाल में सिद्धार्थ शंकर एक चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, मारो इनको, लाइन पे आ गए। सर कॉलेज में मुझे, जिन्होंने मुझे मारा था, 2-3 मुझे मिले थे, बाद में माफी मांग रहे थे, वो अलग कहानी है। एक तो वॉशिंगटन में मिला, मैंने कहा आप लोग छोड़ के वापस क्यों आ गए? सब वापस आ, कहते हैं 10 दिन सत्तू के लड्डू पे हम जी रहे थे, हम भाग रहे थे पुलिस से और हम भाग रहे थे गांव वालों से। तो आप हेकड़ी निकल के इनकी उस सब लाइन पे आ गए। फिर कुछ ने वापस अपना MA किया, BA किया, जो भी छोड़ के गए थे। और सर एक टाइम था कि जो ट्राइबल एरिया थे, जो जिनको कहते हैं हेविली फॉरेस्टेड एरिया, बहुत वहां पे फॉरेस्ट है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इसको रेड कॉरिडोर थे। और सर दिसंबर 2000 में इन्होंने ये ऐलान किया, तो बहुत उस समय विदेशों से पैसा आता था, चीन से पैसा आता, हथियार आते थे, बहुत से लोग, जैसे वो लड़की है अरुंधति, क्या नाम, जो भी उसका नाम है, बेवकूफ औरत का, तो वो बोली ये तो गांधीवादी हैं, सिर्फ इनके हाथों में हथियार है। क्या बकवास करती है, अपने आप को बड़ा समझते, किसी यूरोपियन देश ने उसको पुरस्कार क्या दे दिया तो अपने आप को बड़ी अंतरराष्ट्रीय फिगर समझने लगी। इन्होंने कहा कि हम भारत सरकार को गिरा देंगे, 2000 की बात कर रहा हूँ, 26 साल। यहां तक कि आपके उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, नाम ले देता उसको, कौन सी बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा खतरा भारत के लिए नक्सल है। फिर ये सरकार आई और फिर इन्होंने ठोकना शुरू किया, उन्होंने भी कार्रवाई की, नक्सलों, कहीं हमारे दांतेवाड़ा में कितने लोग मार दिए थे। तो फिर एक बार आप ऐसा करते हो, कहते हो लाल सलाम लाल सलाम, अब बताते हैं क्या होता है सर। लेट मी कंप्लीट दिस स्टोरी, फैसिनेटिंग कहानी है। तो इस सरकार ने क्या कहा कि इनकी अपील कहाँ है, इनकी अपील वहां है जहां विकास नहीं होगा। फिर जाके लोगों से कहते हैं कि बेकार की सरकार है, देखो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रही, वो उसकी जमीन ले लेंगे, वो आपका जंगल ले लेंगे, वो आपका पानी ले लेंगे, सब कुछ ले जाएंगे। ये कहानी थी कि यहाँ पे विकास नहीं है। और फिर इस सरकार ने फैसला किया कि अब विकास को कोई रोके। कुछ इलाके थे सर जहां पे हमारी जो बॉर्डर रोड्स बनाते थे, सड़कें बनाते थे, वो नहीं बना पा रहे थे, उनको ठोक देते नक्सल आके। फिर भारत सरकार ने बॉर्डर रोड जो मिलिट्री संस्था है उनसे कहा सीमा सड़क संगठन आप बनाए, उन्होंने बनाया, उनके सामने कोई नहीं आता, तो वो तो पूरे हथियारों के साथ। फिर जब इन्होंने उतने सारे लोगों को दांतेवाड़ा में मार दिया था, हमारे जवानों को, CRPF, फिर जवाबी कार्रवाई। अब इनके नंबर घटने लगे क्योंकि हम डेवलपमेंट, हम सड़कें ला रहे, हम स्कूल ला रहे थे, हम हॉस्पिटल ला रहे थे। अब जब कोई नक्सलाइट जाता था कि आओ हथियार उठाओ और लड़ो, ये कहते अबे टाइगर, वो स्कूल देख रहा है, वो हॉस्पिटल देख रहा है, वो दुकानें देख रहा है, वो तू देख रहा है वहां पे कितनी तरह, वो बैंक की ब्रांच देख रहा है, अब क्या बकवास कर रहा है, और फिर वो भाग जाते। और एक कहानी जो मैंने सुनी थी सर, एक लड़की 20 साल की बच्ची ज्वाइन किया इस ग्रुप को, लेकिन एक दिन शायद अकेली लेटी हुई थी और उसने कहा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। अगले दिन उसने कहा कि मैं छोड़ के जा रही हूँ। उसको मार के उल्टा टांग दिया सर 7 दिन तक। ये बड़े गांधीयन है ना, विद गन्स। इस महिला को अगर उल्टा टांगेंगे ना, फिर पूछूंगा इससे, या इसकी बेटी को, अगर बेटी इसकी है तब पूछूंगा कितने अच्छे लोग हैं। तो फिर क्या होता है सर कि ये सरकार आती है, डेवलपमेंट के साथ साथ सिक्योरिटी प्रेशर, एक के बाद एक ठोकते गए कि लीडर्स को मार डाले सब। और जब सब मार डाले, फिर ये आए कहने की भी माफ कर दो, हम तो भारतवासी हैं, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। का क्या हो गया बाप? ये एक्चुअल, ये फील्ड नक्सलाइट थे और इन लोगों की कमिटमेंट थी सर, डोंट डिनाई दिस, कि ठीक है हम लड़ेंगे, हमें गोली लग गई कोई बात। अब PM साहब ने और होम मिनिस्टर ने ऐलान किया था कि मार्च तक इनको खत्म कर देंगे, हो गया। आखिरी 200-300 ने अपने हथियार रखे और अब सरकारी नौकरियां कर रहे हैं।
या प्राइवेट सेक्टर में रख लें। ये जो मानसिक नक्सल है ये ज्यादा खतरनाक है। ये वो लोग हैं, क्योंकि आप इलेक्शन के जरिए इस सरकार को नहीं हिला सकते तो आप फिर सड़कों पे उतरेंगे। और ये जो मकौड़ा मूवमेंट थी इसमें ढेर सारे मानसिक नक्सल थे। इनको तकलीफ होती है क्योंकि विदेशों से पैसा मिलता है। मैं अभी जल्दी से बताता हूं कि भारत प्रगति क्यों कर रहा है। सर आपके सामने बताता हूं। मैं वॉशिंगटन में पोस्टेड था, उसके बाद कई बार अमेरिका गया। तो हमारे एक बहुत बड़े दलित नेता मुझसे मिले, कहने लगे मैं अमेरिका आ रहा हूँ। मैंने कहा आइए ना सर, हम आपका ध्यान। कहते नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं हर साल जाता हूँ। सुन लीजिए, वहां से मेरी टिकट भेजी जाती है। ये जॉर्ज सोरोस 96 साल का शैतान की औलाद जो मरता भी नहीं है, वो पैसे भेजता है, टिकट भेजता है, होटल का बंदोबस्त करता है। तो मेरा एक ही काम है, कोई कमेटी वमेटी बैठा रखी है अमेरिकन सरकार की, उनमें जाके भारत सरकार को गाली देना कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है और कुछ नहीं कहना। मैंने कहा सर आपको कैसा लगता था? सीनियर आदमी है, कहता आज मुझसे पूछोगे मेरी आंखें झुक जाएंगी। मैं पता नहीं मुझे क्या हो गया, क्योंकि पैसे मिलते थे, अमेरिका फ्री राइड, होटल में रहता, कभी कभी कंपनी भी हो जाती। ये चीजें ये लोग करते थे आपका मनोबल तोड़ने के लिए। क्योंकि फिर उन देशों में कहानी क्या, नैरेटिव क्या चलता था, देखो जी अत्याचार हो रहे हैं गरीबों पर, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स पर, दलितों पर, वाल्मीकि लोगों पर, जो सच्चाई बिल्कुल नहीं थी सर। लेकिन इनके नेता अपने फायदे के लिए, अब पैसा मिलता था, पैसा बोलता है ना, राजों का राजा रुपया, सबसे बड़ा रुपया। तो अब जो सिचुएशन हुई है, क्योंकि ये तो चले गए, अब जो अर्बन नक्सल जिनकी बात पीएम ने कहा मानसिक नहीं, ये वो लोग हैं जो मुखालफत करते हैं भारत की तरक्की की, कि उनके रहनुमा, इनके जो मालिक हैं विदेशों में, वो नहीं चाहते। सर मेरा रंग सफेद नहीं है, आपका सफेद नहीं है ललित सर, हम ब्राउन हैं। ये ब्राउन आदमी कैसे मुझे चुनौती दे सकता है? ये कैसे मेरी आंख से आंख मिला के, जो पीएम ने हमें आदेश दिया है, आंख से आंख मिला के बात करो, झुका के नहीं, उठा के नहीं, सीधा आंख में। कोई तकलीफ हो रही है सर? आपको और भी कुछ बताना हो सर। याद है आपको तमिलनाडु में कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, जो भारत का सबसे बड़ा है, 6000 मेगावाट, 2 उसके हजार के चल पड़े। इन्होंने बहुत अपोज किया था, पैसे आए थे विदेशों से, एनजीओ के नाम से, वो फोर्ड फाउंडेशन पैसा दी, नो नहीं हो, क्योंकि हमें चाहिए थी अपनी ऊर्जा की सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी बना रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट तक गए, ये वो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला सुना है कि ये सरकारी चीज है, एनर्जी सिक्योरिटी को बनने। सर मैं वहां गया था, ये बार बार मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ। मिला था कई लोगों से, मैंने कहा कि आप लोग ठीक ठाक हैं, अब तो बन रहा है, और 2 की बजाय अब 4 और बन रहे हैं, तो आप लोगों ने जो मुखालफत की थी वो 4 और बना दिए सरकार ने। कहते हैं सर 90% जो या 95% लोगों जो डेमोन्स्ट्रेट करते थे ट्राइबल्स, क्योंकि विदेश एम्बेसी से लोग आते, कहते हैं करो करो, तो 95% तो नौकरियां मिल गई उस पावर प्लांट में। हम 5-6 बचे हैं या 100 बचे हैं जो इनके नेता थे, हमें कोई नहीं नौकरी दे रहा। सर अगर आप उन लोगों को जानते हो, प्लांट वालों को, हमें नौकरी दिलवा दे, लो जी आ गई लाइन। तो ये कुंडाकुलम। दूसरा आपको याद होगा सरदार सरोवर डैम, याद है सर कहानी नर्मदा की, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये 1946 में सरदार पटेल ने पहले कहा था। 50 साल इन्होंने हमें तक दिया, इस कचहरी में उस कचहरी में अंतरराष्ट्रीय प्रेशर डाला। जब ये सरकार आए, इन्होंने कहा देखते बनाया। मैं गया हूँ सर, मैं वहां गया हूँ, मैंने देखा है। कहने लगे कि जो वहां के, फिर से आदिवासियों का, जैसे नक्सलों का था, इनके साथ भी, अरे जो आदिवासी लोग वहां रहते हैं उनके घर चले जाएंगे, ये चला जाएगा। और सब बताता हूँ, आप जाइए ना वहां ललित सर, आपकी कार को सरोवर से सरदार पटेल की स्टैचू से 5 किलोमीटर पहले रुकना है, मानी जा सकती है, क्योंकि पोल्यूशन चलता। फिर आप जाएंगे ई रिक्शा में, और ई रिक्शा कौन चलाता है? वहां की आदिवासी महिलाएं। फिक्स्ड रेट, इतने रुपए जाइए। और फिर सर अगर आप वहां रुकना चाहते हो, आदिवासी जिंदगी कैसी है, उनके घर में जाइए, रुकिए, एयर कंडीशन कमरा है, अटैच बाथ है, इंटरनेट है, पैसे दीजिए, रहिए, भोजन करिए। अब वो जब उनके पास अब ये जाते हैं
मानसिक नक्सली, तो वो तो डंडा लेके इनके पीछे दौड़ते हैं। ये जिस औरत जिसने नर्मदा का किया था, क्या नाम था, फटकर कटकर मटकर, जो भी उसका नाम था, मैंने कईयों से पूछा, 2 बार गया, मैंने कहा भाई अगर वो आई तो, कहते हैं सर हमने जूते पर तेल लगा के रखा हुआ, आने तो दो उसको। वहां नहीं गई। जूते पे तेल लेकिन खर्च क्यों किया? तेल नहीं खर्च करना था। अब वो कह रहे हैं कि तेल लगाया था, ज्यादा चोट लगेगी उसके ऊपर। और फाइनली अब जो ग्रेट निकोबार में हम कर रहे हैं वो भी शुरू हो गए, क्योंकि तकलीफ है। और ग्रेट निकोबार क्या है बता दूं, 65 में जो हमारा जंग हुआ था, सुन लीजिए करोड़ों लोग ये प्रोग्राम दे, जंग हुआ था ना जिहादिस्तान के साथ, हमारी नेवी ने एक्शन नहीं लिया था उसमें। हमारे पास सबमरीन नहीं थी सर, पनडुब्बियां। इंडोनेशिया के पास 12 थी, सोवियत संघ की, बहुत शक्तिशाली नेवी थी, हमारे पास नहीं थी। हमने 67 में पहली ली। तो 65 में एक जिहादिस्तान के नेवल चीफ ने लिखा है कि इंडोनेशिया का नेवल चीफ, क्योंकि उस समय इंडोनेशिया तो पूरी तरह उनकी तरफ चला गया था, भूल गए थे कि हमने इंडोनेशिया की आजादी के जंग में उनका समर्थन किया था, भूल गए। कोई चीज ऐसी नहीं होती, क्या एहसान फरामोश सब होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। और लॉयल्टी कोई चीज, वफादारी नाम की कोई चीज, अगर वफादारी चाहिए तो बाजार से कुत्ता खरीद लाओ। तो क्या कहा उस इंडोनेशियन ने आके पाकिस्तानी एड में, भाई देखो तुम लड़ रहे हो, हम निकोबार खा जाते, हम उसको पकड़ लेते हैं, ले लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। फिर उसने आगे नहीं लिखा कि मैंने क्या कर जवाब दिया, उसने अपनी किताब में यही लिखा कि इंडोनेशिया ने ये बोला। उसके बाद सर सीज फायर हो गया ताशकंद में, और सब कहानी वहां पे खत्म हुआ। सोवियत संघ ने भी बोला इंडोनेशिया को कि हमारी पनडुब्बियां अगर तूने पंगा लिया तो फिर देख। अब वो कहानी एक और निकल गई। ये भी उस समय नक्सल थे, मानसिक नक्सल, जो समर्थन करते थे कि निकोबार को ले जाओ अंडमान का। और आज क्या है सर, आज जो हम बना रहे हैं ग्रेट निकोबार, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, जो चाइना की, जिसमें क्या उसकी फंसी हुई है ना फंसी हुई है, वो उस पे हम हुकूमत कर रहे हैं। और क्या तकलीफ है इनको? चीन से पैसा खाओ, अमेरिका से पैसा खाओ, यूरोप से पैसा खाओ, बोलो जी नहीं होना चाहिए। नहीं, अरे क्या तुम लोग कभी गए हो वहां? सब मैं आपसे पूछे वो इनमें से वो कितने कह रहे हैं कि पर्यावरण के साथ खेल रहे हैं आप। क्या खेल रहे हैं? आप गए हैं? आप गए हैं कभी? सर मैं तो गया हूँ 4-5 बार, मिला उनसे, जो वहां पे शोम्पेन है और जो निकोबारीज हैं, और उनकी भाषा अलग है लेकिन हिंदी सब बोलते हैं। मैंने उनसे पूछा कि बताओ, और पता है आप वहां पे क्या है सर, हमने फास्ट ब्रीडर थोरियम रिएक्टर बनाया कि नहीं। और एक अमेरिकन टूरिस्ट वहां घूम रहा था, पकड़ लिया था हमने उसको। वो सैंड के वहां की जो जो रेत है उसके सैंपल ले जा रहा था कि इसमें थोरियम है कि नहीं, अपनी सरकार को बताएगा। पता लगा बहुत थोरियम है, शुरू हो गई। क्यों क्यों क्यों? हम रुकने वाले नहीं। अब तो बहुत बड़ा ट्राई सर्विसेज का बन गया वहां पे निकोबार में। मौका लगे जो लोग ये प्रोग्राम देखें, जाके देखिए, मिलिए, हिंदी में आप बोलते हैं वो लोग। और मैंने उनसे पूछा कि ये जो कह रहे हैं पर्यावरण और आप लोगों का ट्राइबल लाइफस्टाइल, कहते हैं सर 500 साल से हम उसी लाइफस्टाइल में हैं, आप बदल दीजिए, आप मेरी लाइफस्टाइल में आ जाइए, मैं आपका ले लेता हूँ। वो भी तो तरक्की चाहते हैं, लेकिन तरक्की इस तरह से कि उनकी जो ट्रेडिशन है उनको हम खराब नहीं कर, छेड़ नहीं रहे। बहुत से ट्राइबल एक्सपर्ट्स गए, लेकिन ये लोग बकवास करते। तो ये है वो मानसिक नक्सली जो हर बार देश की प्रगति को रोक। अब सर मैं एक फिगर आपको दे देता हूं। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने इस बार जो संबोधित किया था देश को, मैं आपको बताता हूं ऊर्जा के बारे में। सर सुन लीजिए इसको। आपको मालूम है कि हॉर्मुज से अभी भी थोड़ा हमारा तेल आता है, लेकिन 2026 के जंग से पहले क्या जो आता था उससे कहीं कम है। कॉन्फ्लिक्ट से पहले लगभग आधा हमारा जो क्रूड है वो हॉर्मुज से आता था, लेकिन अब 30% रह गया है, क्योंकि हम ले रहे हैं रूस से, लैटिन अमेरिका से, नॉन हॉर्मुज सोर्सेज से। थोड़ा बहुत तो आता है, क्योंकि हमारे रिफाइनर्स हैं उनको इराकी बसरा क्रूड वगैरह चाहिए, लेकिन टैंकर्स नहीं जा रहे। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला है इस बार? एक तो उन्होंने जिक्र किया एनर्जी सिक्योरिटी का। सर मैं बताऊं आपको एक चीज, रूस आधे से ज्यादा हमारा ऑयल सप्लाई, तभी तो ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि रूस से तेल लेना बंद। क्यों भाई? फिर से हम किसी और पे निर्भर हो जाएं? नो 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 नो, ये नहीं होगा। और अब जो हमने किया है सर, याद रखिए, अब हॉर्मुज हमारे लिए वो अहमियत नहीं रखता जो पहले था। ये मानसिक नक्सलियों को बहुत, अभी आप देखेंगे कि रूस से क्यों लेते हो? क्यों भी तेरे चाचा से ले, फिर
मैं तो बता रहा हूँ, रशिया हाफ जो हमारे क्रूड इंपोर्ट्स हैं जुलाई के महीने में, वो आए थे रूस से। और फिर प्रधानमंत्री ने वो 7 पॉइंट रोड मैप जो दिया कि भाई आप विकसित भारत की तरफ चलिए। कितने यूथ इनिशिएटिव्स उन्होंने प्रॉमिस किए। एआई स्किलिंग 1 करोड़ के लिए, फ्री ऑनलाइन कोचिंग फॉर स्टूडेंट्स जो कंपेटिटिव एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, टैलेंट हंट ओलंपिक्स के लिए। और फिर इन्होंने एक चीज बहुत मजेदार कही सर, बहुत मजेदार है, आपने ध्यान दिया होगा कि मैं चाहता हूं कि भारत की जो कंपनियां हैं फॉर्च्यून 500 की पहली 50 कंपनियों में से भारतीय कंपनियां होना चाहिए। आग लग गई इन नक्सलों को कि भारत कैसे उभरा है। सर आपको याद है, मैं एक चीज और बता देता हूं सर, जस्ट फॉर द पीपल, अर्ली 90s में एक बॉम्बे क्लब बना था, बड़े बड़े उद्योगपति थे भारत के, उसमें पढ़िएगा उसको। और वो लोग इकट्ठे, टाटा साहब थे, बिरला साहब थे, ये थे वो थे, सब इकट्ठे होकर बॉम्बे में मिलते, बॉम्बे क्लब के राहुल बजाज साहब भी थे। और वो भारत सरकार से ये कहते थे कि भाई आपने इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया। मनमोहन सिंह और चिदम्बरम साहब और बाकी जो उनके फाइनेंस के लोग थे, ये क्या बात है, नरसिंह राव साहब ने लिबरलाइज, तो अब विदेशी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हम कैसे उनका मुकाबला करेंगे। मैंने कहा आप ही लोग तो कहते थे कि लिबरलाइज करो। जब आपकी कंपनियों को प्रोटेक्शन थी, आप सरकार को गाली देते थे, लाइसेंस परमिट कोटा राज। अब जब हमने हटा दिया उस राज को, तो आप कह दीजिए हमारी रक्षा कौन करेगा, तो चीप इंपोर्ट्स आ रहे हैं। तो उसका जवाब दिया गया कि फिर अपने आप को शक्तिशाली करो। फिर वो क्लब खत्म हो गया, लोगों ने कहा ये बेवकूफ लोग हैं, लोग हंसने लगे उन पर कि क्या चाहते हो, जिंदगी भर प्रोटेक्शन चाहते हो। फिर कह रहे नहीं हम प्रोटेक्शन नहीं चाहते, हम कहते हैं ये रिफॉर्म थोड़े हल्के हल्के, हम नॉट एट ऑल, ये सर्जिकल स्ट्राइक की थी हमने उस समय। और आज तो आपने देखा, तो पीएम साहब जो कह रहे हैं ना सर कि हमारी कंपनियां टॉप पे जाएं, हमारे बैंक टॉप पे जाएं, आग लगी, आप देखेंगे सर। हाँ सर, गो अहेड सर। दीपक सर, यही तो दर्द है हमारे यहाँ के बच्चों को, या जो नई जनरेशन है जिसको आसानी से ये बता दिया जाता है कि ये देखो ये देखो ये देखो, ये सरकार जो है दीपक बोरा के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं है। दीपक बोरा आईएफएस ऑफिसर रहा, बड़ा आदमी है, तो सरकार इसके साथ है। अरे भाई, दीपक बोरा आईएफएस ऑफिसर बनने के रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी आफत, बहुत मेहनत, बहुत पढ़ाई की होगी, तब जाके दीपक बोरा को ये इज्जत मिल रही है। और दीपक बोरा को जो इज्जत मिल रही है, वो आज पूरी इंडिया की स्टोरी पूरी दुनिया को बता रहे हैं। एक दीपक बोरा हजारों दीपक बोरा को पैदा करने की क्षमता रखता है। एक उद्योगपति लाखों लोगों को नौकरी दे रहा है। एक मुकेश अंबानी की कंपनी में केवल जियो में और रिलायंस के मिलाकर कुल 10 लाख के आसपास एम्प्लॉयज हैं। अडानी 10 से 12 लाख लोगों को एम्प्लॉय दे रहा है। टाटा की एक कंपनी टीसीएस में 7 लाख लोग काम कर रहे हैं मेरे भाई। 7 लाख लोगों का मतलब है एक परिवार में अगर 4 लोग भी, 7 चौक 7 into 4 कर दीजिए, 28 लाख, 28 लाख लोगों का परिवार चल रहा है एक कंपनी से। दुनिया का कोई भी देश किसी रिक्शे वाले को, किसी चाय वाले को, या फिर किसी उद्योगपति को भी गाली देकर आगे नहीं बढ़ सकता है। सब मिलजुल कर ही आगे बढ़ते हैं। अमेरिका आज अमेरिका है क्योंकि वहां 50 से ज्यादा अरबपति हैं। अगर अमेरिका में लोग ये कहने लगे, सर अमेरिका की सरकार कहने लगे ये मस्क की सरकार है, ये माइक्रोसॉफ्ट वाले की सरकार है, ये डेल वाले की सरकार है, ये जुकरबर्ग जो है बेईमान है, ऐसे देश चलेगा क्या? इस देश में ये जो आपने कही एक बात कि तमाम परमाणु संयंत्र बने या रोड बने, कोई प्रोजेक्ट बने तो लोग विरोध करते हैं, ऐसे ही ये वामपंथियों ने पूरे बंगाल में उद्योगपतियों का विरोध किया। नैनो का प्लांट टाटा लगा रहे थे सिंगूर में, इतने 1000 प्लांट बंद करवा दिए। वो जाके चले गए भाई, वो चले गए गुजरात में। सवाल यह है कि आपको यह बताया जाता है कि देखो तुम्हारी जमीन ले लेंगे, तुम जमीन रख के तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव हो रहा है? आज सिंगूर के लोग सब करोड़पति हो गए, सब टाटा बन गए क्या? ममता बनर्जी की राजनीति खत्म हो गई, सिंगूर आज भी वही का वही है। सवाल यह है, लोग आपको भड़काते हैं कि अपना रोटी सीधा करें, अपने घर में रोटी आती रहे, आपके घर में रोटी ना जाए। और मैंने सिंपल कहा कि कोई भी देश किसी भी समाज को सर अगर गाली देगा, सब मिलजुल के ही आगे बढ़ते हैं। इस देश को 50 मुकेश अंबानी चाहिए, 50 गौतम अडानी चाहिए, 50 टाटा, 50 बिरला चाहिए, तब जाके तुम कहना कि हम। हाँ सर, एक भी मानसिक नक्सली नहीं चाहिए। हाँ, ये क्या बीमारी है यार कि कोई अपनी मेहनत से कुछ कमा रहा है,
देश को आगे बढ़ा रहा है। देश को आगे जितना बिरला बढ़ा रहे हैं, जितना टाटा, जितना रिलायंस या अडानी बढ़ा रहे हैं, उतना वो रिक्शे वाला भी अपने पसीने से आगे बढ़ा रहा है। आप किसी को गाली देने के अधिकारी नहीं है। और ये जो कॉकरोच मानसिकता, सबसे जरूरी दीपक सर जो प्रधानमंत्री ने कहा, दिमागी नक्सल, वो यही तो है। कोई राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, कोई देश की बात कर रहा है, कोई देश में अच्छी बातें कर रहा है, देश में विकास की बात कर रहा है, हर उस व्यक्ति को एकदम मार्लाइज कर दो, उसको कह दो ये किसी लायक नहीं है, ये देश में बर्बाद है, ये अडानी सरकार का पैसा खा रहा है, ये हमारा जल जंगल जमीन ले रहा है। जल जंगल जमीन के नाम पर जो तुम्हारे साथ फ्रॉड हो रहा है सालों से, तुमको समझ में आया? जिन लोगों ने जल जंगल जमीन की बात की, उन्होंने बस्तर के बच्चों को क्या पढ़ा दिया? स्कूल भेज दिए। पीने का पानी और चलने की सड़क तक नहीं थी तुम्हारे पास। और जो लोग अगर देते तो फिर आप इनको कहते भाग जाओ यहाँ से, सरकार हमारा कितना ध्यान रख रही है। यही तो कहानी बनानी है ना आपको। बताइए सर। मैं तो कह रहा हूँ जितने लोग हैं यहाँ पे, एक बार प्लीज अंडमान निकोबार जाइए, लक्षद्वीप जाइए, जाके देखिए तो सही। मैं कितनी बार गया हूँ सर, अंडमान इज फैंटास्टिक। छोटी सी बात, कैपिटल में हूँ अंडमान निकोबार आइलैंड में, मेरे पास वो हमेशा मजाक से कहता हूँ फल कंपनी वाला फोन है। कुछ खराबी हो गई, वहां गया सर, वहां दुकान पे लेके गया ना, तो मुझे कहता है सर आपका तो ये एप्पल 12-13 जो भी उनके मॉडल होते हैं वो है, नया वाला ले लो, 15-16 ले लो, कुछ साल की बात है। तो मैंने कहा ठीक है, दिल्ली जाके, कहते दिल्ली क्यों, मेरे पास है। अब ये चीजें जब वहां पहुंच रहे हैं, कनेक्टिविटी सुपर, छोटे छोटे द्वीप पे जाओ वहां कनेक्टिविटी है। जब पीएम बात करते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, 8,000 आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस प्रति सेकंड करते हैं, 140 करोड़ की आबादी के पास 138 करोड़ स्मार्टफोन है। इसका मतलब समझिए ना सर, जब एआई की बात करते हैं ललित सर, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी है। एआई जो इंटरनेट रेवोल्यूशन आया था, आईटी रेवोल्यूशन, स्मार्टफोन्स ने तो उसको आगे बढ़ाया। वही हमारे पास अभी भी है, वो हम फेंक नहीं रहे, जिनको आग लगती है। क्योंकि जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी है वहां पे जो हुआ था सर, इन्होंने एक चीज ये करते थे, ये जो नक्सल, जो फिजिकल नक्सल थे, ये पहले आपके ट्रांसमिशन टावर को तोड़ते थे ताकि आप बात ना कर पाओ। इनको ट्रेनिंग मिलती थी पूरी, और कौन देता था आप जानते हैं इसको, कि कुछ लोग भेष बदल के कहां से भारतीय महिलाओं से शादी करके चीन से आते थे, नेपाल से आते थे, बांग्लादेश से आते थे। अब उनकी हमने पीठ तोड़ दी है। तो अब, और फिर जिन लोगों के साथ ये किया गया, आज वो कह रहे हैं यार, जो आपने फिगर्स दिए, 190 थी भारत की पर कैपिटा इनकम 1947 में, जब हमें सो कॉल्ड आजादी मिली थी। आज 2.25 लाख है। 4 लोगों के परिवार की इनकम औसत के तौर पे 10 लाख रुपया है सर सालाना, आराम से जीते। अब इसका जब कोई कुछ नहीं कर सकते तो अडानी को गाली दो, इसको दो, पीएम को गाली दो। क्यों भाई, क्यों? क्या गलत किया है हमने? मुझे बताओ ना, मैं सुनना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं कि हम क्या गलत कर रहे हैं। ललित सर, आप और मैं भी बन जाएंगे नक्सल। जिसके जेब में पैसा है, जिसके पास पैसा है, उसको कह दो ये चोर है, तुझे मेरी ये बेईमान है। वो फिर आप लोगों को पैसा नहीं चाहिए, आपकी मूवमेंट को सपोर्ट कौन कर रहा है? अब देखिए सर, मुझे पता नहीं, एक वीडियो आया, पता नहीं वो सही है कि एआई है। आई सॉ इट यस्टरडे। ये जो किपके जो भी नाम था इसका, एक तो अलग हो गया ना, उसका एक और था उसका पार्टनर जो बहुत मीडिया वाला था, वो 2 गुट हो गए हैं मूवमेंट में। तो इसने सोचा कि अब मैं जाके अमेरिका से बैठ के वहां से आंदोलन चलाऊंगा। कहते हैं कि इसको एयरपोर्ट पे रोक लिया कि ना, आप नो फ्लाई लिस्ट पे हैं, आपके लिए, आप पता नहीं सर, आप इसको कंफर्म करिएगा कि आपके लिए एक लुकआउट सर्कल, आप नहीं जा सकते। तो सर लेकिन ये जानकारी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास ये जानकारी है कि बोस्टन की डिग्री ये नहीं दिखाने वाला है इसके पास, वो बतानी पड़ेगी इसको। और ये जो कहानी ये बता रहा था कि दर्शकों की, हमको स्कॉलरशिप से गए, तो केवल स्कॉलरशिप के पैसे से बोस्टन की पढ़ाई और वहां 2 साल रहना नहीं हो पाएगा बाबू। सर अजीब बात जानते क्या है, इस देश में लोग बड़े इमोशनल हैं, वो किसी को देख के बड़े भावुक हो जाते हैं, बैकग्राउंड नहीं देखना, कुछ नहीं देखना। ये दीपके सितंबर 2024 का लेटर दिखा रहा है कि जी हमारा एडमिशन है, स्कॉलरशिप लेटर है कॉलेज की तरफ से, और सितंबर 2024 में कहीं बैठ के किसी होटल में छोले भटूरे खा रहा था। और अच्छी बात यह है कि छोले भटूरे खाने के बाद ये गूगल पे रिव्यू भी करता है। लोगों ने वो सारे छोले भटूरे और छोले कुलचे के रिव्यू लगा दिए। बोले भाई, जब तू अमेरिका में वहां पढ़ाई कर रहा था, ये रिव्यू कौन लिख रहा तेरे नाम से?
बस कैसे तो कहानी हम लोग कॉकरोच पे है नहीं, लेकिन कॉकरोचों को भी तो कहा है ये प्रधानमंत्री ने। और सबसे अच्छी बात सर, आपने ध्यान दिया कि नहीं, उन्होंने कहा कि एक ऐसा हम फोर्स बनाने जा रहे हैं देश के अंदर, बिल्कुल सोशल फोर्स, क्या, जो करोड़ों की संख्या में होगी। गांव में पहले होमगार्ड्स हुआ करते थे, कुछ गांव में लोग हुआ करते थे, पुलिस जहां थाने दूर है वहां वो गार्ड्स भेजते थे, होमगार्ड्स जैसे कुछ, वो कुछ वैसी तरह की कहानी, जहां जो भी सोशल एलिमेंट, इस तरह की बातें। देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है यार, तुम लोगों को 12 साल का इतिहास बताया ही नहीं जा रहा है, और तुमने देखा केवल ये 12 साल है, तो तुमको वो पीछे देखने भी नहीं दे रहे हैं कि पीछे क्या नहीं था जो इन 12 सालों में हुआ है। तुम तो सीधे एसी फर्स्ट क्लास में चढ़ रहे हो बेटा। जो लोग जनरल से थर्ड एसी तक आने में जिनको वर्षों का समय लग गया, तुम कह रहे हो ये चोर हैं, इनकी जेब में पैसा कहां से आ गया। ये तुमको भरमाया जा रहा है क्योंकि वो तुम्हारे इमोशन से खेल रहे हैं सर। नहीं सर, आपने जो अभी कहा है ना ललित सर, एब्सोल्युटली राइट, देयर इज नो क्वेश्चन, देयर इज नो क्वेश्चन। और मैं इतना ही बता देता हूं कि आपका देश भारत, जिसको ये गरीब रखना, सुन लीजिए सर ये फिगर, क्योंकि मैं तो डील करता हूं इसके साथ एवरी डे, खासतौर से अफ्रीका में। मैं आपको बताता हूं कि ये आपका देश, मेरा देश, हमारी मातृभूमि, आपको पता है कि अब हम किसी देश से मदद नहीं लेते। एक जमाना था जब हम हाथ फैलाते थे, किसी से नहीं लेते, और हम 150 देशों की मदद करते हैं। 300 से ज्यादा लाइन ऑफ क्रेडिट हमने दी है 70 देशों को सर आज तक। उसकी वैल्यू है $32 बिलियन, भारत ने दिया है सर। अभी तो जलते हैं कि भारत कैसा इतना, या अंग्रेज लोग, कि भारत हमारी जगह क्यों ले रहा है सर। 32 बिलियन, 600 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हम लोग फंड कर रहे हैं। इनको आग लगती है, लगने दो। और जो जहां पे हम मदद कर रहे हैं सर, जहां पे हम मदद कर रहे हैं जिन देशों की, जब मैं वहां जाता हूं कहते हैं आप तो हमारे आघोषित नेता हैं। बड़ा अच्छा लगता है ये सुन के। और वही कुछ हैं जो कहते हैं कि नहीं हमको ये करना है वो करना है, तो फिर मैं उनसे कहता हूं सर कि भाई तेरा ध्यान किधर है टाइगर, तू दूसरे देशों की बात करता है, तेरा हीरो तो इधर है, मेरी तरफ देख, भारत आपका हीरो। फिर मान जाते हैं। और अक्सर ललित साहब पता मुझे क्या कहते हैं कि भारत हमारा हीरो क्यों है, क्योंकि जहां भारत 50 साल पहले था, आज हम वहां हैं। वही अफ्रीका के देश, विकासशील देश, हम आपकी तरह होना चाहते हैं। हम यूरोप या अमेरिका की तरह नहीं होना चाहते। हम देखना चाहते हैं 140 करोड़ की आबादी से आपने एक्सट्रीम पॉवर्टी, जानते हैं ना सर, जो बिल्कुल ही भयंकर दरिद्रता होती है, 2% से कम आप कैसे ले आए अपनी पॉपुलेशन। ललित साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, दिल से बताइए, आज भारत में कोई भूख से मरता है सर? 30 साल हो गए, कोई नहीं। सरकार टूट जाएगी सर अगर एक भी व्यक्ति कहे मैं भूख से मरता हूं? कोई नहीं है। गरीब से गरीब देश में चले जाओ, और 100% जो आपकी मोबाइल कनेक्टिविटी है, 100% बिजली है, 100% शौचालय है, स्वच्छ भारत अभियान। पीएम ने इस बार कहा है कि जितनी वो जो 7 चीजों की बात की ना हमने, 7 सेक्टर्स की, उनका मतलब क्या है कि उनको अलग अलग मत देखो। उनका मतलब यह है कि इनको जोड़ो अपने साथ, सबको एक साथ ले चलो। तो विकसित भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग पावर, फार्मिंग, टेक्नोलॉजी, फिर बोले गति शक्ति की बात की, डिफेंस, ग्रीन इकोनॉमी, सॉफ्ट पावर, यही तो है हमारी सप्तधारा, शक्ति की सप्तधारा जो उन्होंने बात की। कितना अच्छा उन्होंने कहा कि एक एक करके मत देखो, ये सबको हम मिला के आप देखिए हम आगे बढ़ेंगे। ये विचार जो होते हैं ना कि अब आप अब इंडियन कंपनीज को टॉप में लाइए, इंडियन बैंक्स को टॉप में, ये पहले क्यों नहीं सोचते थे? और ये आग लगती है। अरे वो तो बता रहे थे कि उद्योगपति चोर है। हाँ, तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाता है गरीबी में। किसी ने एक बार सर, जब महात्मा गांधी थे, मुझे पता नहीं शायद विजय लक्ष्मी पंडित ने उनसे, जब वो ट्रैवल करती थे, बापू ट्रैवल करते थे, तो पूरा कंपार्टमेंट 3rd क्लास का उनके लिए रिजर्व होता था, साथ में लोग भी थे ये। तो उसमें एक बार मैं कल विजय लक्ष्मी पंडित ने उनसे कहा था कि बापू आपको एहसास नहीं है कि आपको गरीब रखने के लिए हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ता है ताकि आप गरीब रह सके।
ललित सर, आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अहम बात है। अभी कॉकरोच वॉकरोच सब खत्म हो गए, और अगर ये पता करिए सच है कि नहीं, क्या उसको एयरपोर्ट पे रोका गया, तो ये भी कहा गया कि इस व्यक्ति किसी होटल 5 स्टार में जा रहा, तो उन्होंने कहा नहीं कि आप नहीं रह सकते यहाँ। देखिए, मुझे इस बात की जानकारी तो नहीं, लेकिन हम अपने दर्शकों को यकीन दिला रहे हैं दोस्त, कि इन कॉकरोचों पे हिट का छिड़काव अब होगा और ढंग से होगा। क्या है कि सरकार भी बिल्कुल मूड में, देखो क्या है ना, जैसे हम लोगों को अगर याद करें दीपक सर, 2014 का जो पहला भाषण था प्रधानमंत्री का, उन्होंने महिलाओं और घरों में शौचालय नहीं था, है ना? 56% महिला घरों में नहीं था, 800% में है ना? अगला भाषण जब प्रधानमंत्री ने, मुझे लगता है 2 साल या 3 साल बाद दिया, तो उसमें उन्होंने कहा कि टैप वाटर, यार पानी नहीं है घरों में, और नल घर से में जल नल पहुंचा। की जल पहुंच गया, बिजली पहुंच गई है, और क्या ठीक है, चाहिए? जो कुछ बिजली ये आदमी जो सर, कहता है वो करता है, जो करता है वो कहता है। बिजली वो कहते हैं, मतलब आप अगर नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हो ना हो, लेकिन जो उस आदमी ने कहा है वो उसने डिलीवर किया है कि नहीं किया है, वो आप देख लो। 3 करोड़ से ज्यादा घर उन्होंने कब का कहा, और इस देश में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर बने हैं। आपको ये मानना पड़ेगा कि जब वो 2047 की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या-क्या बात की? उन्होंने एआई पर बात की, उन्होंने यूनिकॉर्न्स पर बात की, उन्होंने एमएसएमई सेक्टर पर बात की, उन्होंने कहा कि हमको 50 ऐसी कंपनियां चाहिए, जब दुनिया में नाम हो तो उसमें 5 भारत के हों यार। बैंक हो तो 5 भारत के हों। ये कहना किसी अरे सर, प्रधानमंत्री क्यों के नहीं लिए, होंगे? ये सर, हमारी जो नौजवान हैं, जिनको हम जेन जेड कहते हैं, मैं तो जेन बी हूँ ना, वो जेन जी है, मैं जेन बी हूँ, जेन बुड्ढा। तो वो लोगों से कहना है, अब ये देश को आप आगे लेके जाओ, हमने जो करना था करना है। और सर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, एक ही चीज, वो पुरानी फिल्म तलाक 1950, मेरे जन्म से पहले, और उसका हमेशा मुझे वो जुमला याद आता है सर, कहनी है एक बात मुझे इस देश में रहने वालों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। हर रोज मैं उसको याद करता हूँ कि जो गद्दार है मेरे देश में, इंटरनल ये मानसिक नक्शा मिटा देंगे। वो सब, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। और इस बात को हम लोग यही खत्म कर रहे हैं। थैंक यू सर। और एक लाइन से खत्म कर रहा हूँ, माता पिता चाहे जितने भी बेकार हैं, आपके लिए कुछ किया नहीं किया, बुरी से बुरी संतान, बेकार से बेकार और मक्कार संतान भी कभी अपने माता पिता पे सवाल नहीं उठाते, माँ बाप को गाली नहीं देते। ये लोग आपको नहीं अपने माँ बाप को गाली देना सिखाना चाहते हैं। सर, ये यही भारत माँ है है दिमागी नक्सली। सर। आई ऑल्सो कंक्लूड वन थिंग, मैंने भगवान की सूरत नहीं देखी, लेकिन भारत माँ की सूरत देखी थी। अब भगवान की सूरत देखने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही। सब कुछ थैंक मैंने यू सर। देख लिया। माँ को तो हम पूछते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। वंदे मातरम, जय जय हिंद हिंद सर। सर। भारत माता की जय।